विद्यार्थियों, एक बार फिर आप सभी का भूगोल की इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम प्रवास की चर्चा करेंगे, जिसमें प्रवास की परिभाषा, प्रवास के जो रूप हैं, प्रवास के पक्ष और जो मुख्य कारण हैं, उन सभी की चर्चा आज इस वीडियो में हम करेंगे। तो जनसंख्या का स्थानांतरण या जो प्रवास है, उसमें मनुष्य या एक समुदाय के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान का जो परिवर्तन होता है, उसे ही हम प्रवास कहते हैं। तो जब लोग एक स्थान छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, उस पूरी प्रक्रिया को प्रवर्सन या प्रवास कहा जाता है। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होने के साथ साथ एक गतिशील प्राणी भी है। अगर प्राचीन समय की बात करें तो प्रागैतिहासिक काल से ही मानव कई कारणों की वजह से प्रवास करता रहा है, जिसमें प्राकृतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक या अन्य जो कारण हैं, उनकी वजह से मनुष्य ने एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास किया। तो इस तरह मनुष्य कभी भी एक जगह पर स्थिर अवस्था में नहीं रहा और उसने लगातार स्थान परिवर्तन किया है। इसी कारण फ्रेडरिक रेटजेल मोदे ने भी भूगोल विषय को गतिशीलता का विज्ञान कहा, ए साइंस ऑफ मूवमेंट, क्योंकि मनुष्य का जो है ये प्रवास है या जो स्थान परिवर्तन की प्रक्रिया है, ये चलती रही है और मनुष्य अधिकतर उन्हीं स्थानों की ओर जाता है जहाँ उसे वो सहज लगते हैं या वो स्थान जो उसे आकर्षित करते हैं। इसलिए जो है मनुष्य प्रवास में भाग लेता है या प्रवास करता है। तो प्रवास की परिभाषा में हमने देखा कि मनुष्य एक भौगोलिक इकाई से दूसरी भौगोलिक इकाई में जाता है या स्थान जो परिवर्तन की प्रक्रिया है वही प्रवास कहलाती है, जिसमें एक व्यक्ति हो सकता है या एक बड़ा समुदाय या समूह हो सकता है। प्रवासन के जो रूप हैं, अगर प्रवास के रूपों की बात करें तो इसमें मुख्यतः दो इसके रूप या प्रकार देखने को मिलते हैं। उत्प्रवास इमिग्रेशन, अइमिग्रेशन अप्रवास। उत्प्रवास से तात्पर्य है कि किसी स्थान को छोड़कर जब मनुष्य दूसरे स्थान पे जाता है तो उसे उत्प्रवास कहते हैं या उस जाने वाले मनुष्य को उत्प्रवासी कहा जाएगा। जैसे कि कोई व्यक्ति भारत से अन्य देशों में चला जाए तो वो व्यक्ति उत्प्रवासी कहलाएगा, या व्यक्तियों का जो समूह है, समुदाय एक चला जाता है तो वो सब उत्प्रवासी कहलाएंगे। तो एक स्थान छोड़ के अन्य स्थान पे जाना उत्प्रवास। जबकि आप्रवास में किसी स्थान पे दूसरे स्थान से आने वाले जो लोग हैं वो आप्रवासी कहलाते हैं, अर्थात अन्य स्थानों से आकर जब हम किसी स्थान पे जाके बस जाते हैं तो उस नए स्थान पे जो गए हैं वो आप्रवासी कहलाते हैं और इस प्रक्रिया को आप्रवास कहते हैं। तो ये प्रवास के मुख्यतः दो रूप होते हैं। उत्प्रवास में हम स्थान छोड़ के चले गए तो उत्प्रवासी, और आप्रवास में हम किसी स्थान पर जब आते हैं, जैसे मान लीजिए भारत में अन्य देशों से आके कोई यहाँ रहता है या भारतीय वहाँ गए, मान लीजिए अमेरिका में जाते हैं या अन्य देश में, तो यहाँ से तो वो उत्प्रवासी हो गए, लेकिन वहाँ के लिए वो आप्रवासी कहलाएंगे। तो ये दो इसके रूप होते हैं। अब प्रवास के कुछ पक्ष होते हैं जिसमें प्रवास से संबंधित जो कुछ विशेषताएं हैं वो देखी जाती हैं। तो प्रवसन के मुख्य पक्षों में ये क्षेत्र पक्ष है, संख्या पक्ष है, समय पक्ष है, कारण पक्ष है। तो ये इसके कुछ मुख्य 4 पक्ष माने गए हैं। तो इन पक्षों के माध्यम से ही मानव का जो प्रवास है उसका अध्ययन किया जाता है कि मानव ने जो प्रवास किया है वो किस तरह का है। अर्थात जैसे कि क्षेत्र पक्ष की बात करें तो क्षेत्र पक्ष में यह अध्ययन किया जाता है कि जो उनका प्रवास है वो क्षेत्रीय है या अंतर्राष्ट्रीय है, अंतर्राज्यीय है
तो इस तरह क्षेत्र के स्थान का मतलब यहाँ जो स्थान वो बदल रहे हैं। तो जो प्रवास के प्रकार हैं, जैसे अंतर महाद्वीपीय, एक ही महाद्वीप के भीतर जो प्रवास होता है, अंतर्राष्ट्रीय, जिसमें एक देश से दूसरे देश में जो प्रवास होता है, अंतर्राज्यीय, एक राज्य से दूसरे राज्यों में, जैसे कि अधिकतर उत्तरी भारतीय हैं वो महाराष्ट्र या गुजरात में रोज़गार की तलाश में जाते हैं, तो एक राज्य से वो दूसरे राज्य में जाते हैं, तो ये अंतर्राज्यीय प्रवास होगा। एक स्थानीय होता है जिसमें स्थान विशेष के लोग ही मजदूरी के लिए या अन्य कारणों से कुछ समय के लिए अपना घर या स्थान छोड़ के जाते हैं, फिर वापस आते हैं। तो इस तरह क्षेत्र पक्ष में हम ये देखते हैं कि किन क्षेत्रों में किसी दूरी के लिए वो प्रवास कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो रहा है या राज्य स्तर पे है या देश के भीतर है या एक स्थानीय स्तर पे ही प्रवास हो रहा है। संख्या पक्ष में यह देखा जाता है कि कितनी संख्या में लोगों ने प्रवास किया है। एक बड़ी संख्या के रूप में लोग जब छोड़ के जाते हैं, एक बड़ा समुदाय या जन समूह जब प्रवास करता है, या बहुत कम लोग हैं जो प्रवास करते हैं। अगर बात करें उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में जो यूरोपीय लोग गए थे और उन्होंने वहाँ जाकर काफ़ी विकास किया, तो यूरोप से एक बड़ी संख्या में प्रवास वहाँ हुआ था। जबकि एक व्यक्ति विशेष प्रवास करता है, रोजगार के लिए करता है, तो उसमें पूरा समुदाय शामिल नहीं होता, वो व्यक्ति होता है, ना उसका परिवार होता है। तो संख्या पक्ष में संख्या देखते हैं या संख्या का अध्ययन करते हैं कि कितने बड़े समूह ने प्रवास किया है, एक व्यक्ति प्रवास कर रहा है या व्यक्तियों का समूह है या एक बड़ा जन समुदाय। तो इसके जो अलग कारण हो सकते हैं, जैसे कि भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तो बड़ी संख्या में लोगों की अदला बदली हुई थी। जो यहाँ भारत में थे तो कई मुसलमानों ने यहाँ से प्रवास किया पाकिस्तान के लिए, और वहाँ के जो सिख या जो हिंदू धर्म से संबंधित लोग थे उन्होंने प्रवास किया भारत के लिए। तो जो बलात् प्रवास कहलाता है, जबरन प्रवास में वो आता है, या राजनीतिक कारणों से या युद्ध के कारणों में वो प्रवास है। तो संख्या पक्ष में संख्या के आधार पर अध्ययन किया जाता है कि कितना जो है बड़ा समूह प्रवास कर रहा है या एक व्यक्ति करता है। समय पक्ष में प्रवास से संबंधित जो अध्ययन किया जाता है उसमें स्थायी और अस्थायी, या प्रवास स्थायी हो गया, आप जाके किसी अन्य क्षेत्र में या देश में जाके स्थायी निवासी बन गए, या अस्थायी रूप से आप प्रवास करते हैं। अब अस्थायी में भी दो तरह का होता है, दीर्घकालीन, आप गए लंबे समय तक रहते हैं फिर वापस आ जाते हैं। एक होता है सामयिक, सामयिक का मतलब जो मौसमी होता है या दैनिक होता है, मौसम के अनुसार, जैसे कि मज़दूर हैं वो जाते हैं पंजाब हरियाणा की अगर बात करें, वहाँ जब फसलों की कटाई होती है तो यूपी बिहार से काफ़ी मज़दूर आते हैं और वापस अपने गांव चले जाते हैं। दैनिक प्रवास जो होता है उसमें जो कर्मचारी मान लीजिए या जो मज़दूर हैं सुबह जाते हैं अपनी मज़दूरी या काम करके वापस लौट आते हैं। तो इसमें समय पक्ष में समय का ध्यान रखते हुए प्रवास से संबंधित अध्ययन करते हैं कि जो प्रवास है स्थायी रूप से हो रहा है या अस्थायी से। कारण पक्ष की अगर बात करें, जिसकी चर्चा हम अलग से इसी आगे एक वीडियो में करेंगे, तो कारण पक्ष में किन कारणों से जो है प्रवास हो रहा है इसकी चर्चा की जाती है, इसका अध्ययन हम करते हैं। अब प्रवास के कई कारण होते हैं, जिसमें प्राकृतिक कारण है, आर्थिक है, सामाजिक है, राजनीतिक हैं। तो इस तरह ये जो प्रवास के पक्ष हैं इनके माध्यम से प्रवास की विशेषताओं का या प्रवास के पक्षों का जो अध्ययन किया जाता है, जिसमें क्षेत्र का संख्या के आधार पे, समय के अनुसार और किन कारणों से मनुष्य प्रवास करता है, इन सब की चर्चा की जाती है। मानव प्रवास के जो मुख्य कारण हैं उनमें प्राकृतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक कारण मुख्य आते हैं। तो इन कारणों की वजह से ही मनुष्य एक बड़े स्तर पर प्रवास करता है। प्राकृतिक कारणों की अगर बात करें तो प्राकृतिक कारणों में जो जलवायु एक मुख्य कारक है, तो जलवायु परिवर्तन होने पर भी बड़ी संख्या में लोगों ने प्रवास किया है। बाढ़ के कारण भी लोगों ने
प्रवास किया है, अगर किन्हीं क्षेत्रों में बाढ़ की समस्या होती है तो वो लोग कुछ समय के लिए मान लीजिए वो स्थान छोड़ देते हैं, या कई बार स्थायी रूप से उस स्थान को छोड़ देते हैं। ज्वालामुखी या भूकंप की जब घटनाएं घटती हैं उन क्षेत्रों से लोग चले जाते हैं। ऐसे ही किसी क्षेत्र में अगर सूखा पड़ गया, अकाल हो गया, तो ये कुछ प्राकृतिक कारण हैं जिनकी वजह से मनुष्य ने बड़े स्तर पर प्रवास पहले भी किया है और आज भी वो ऐसे क्षेत्रों से प्रवास कर रहे हैं। जैसे कि ग्रिफिथ टेलर महोदय ने भी अपना जो प्रवास कटिबंध सिद्धांत था उसमें समझाया था कि जो मानव की उत्पत्ति सबसे पहले मध्य एशिया में हुई और वहाँ जलवायु परिवर्तन के कारण जो प्रथम प्रजाति का जन्म हुआ या उत्पत्ति हुई वो वहाँ से चली गई। तो जलवायु परिवर्तन का मतलब जब मौसमी दशाओं में परिवर्तन होता है, पर्यावरण में परिवर्तन होता है, तो लोग अनुकूल जलवायु वाले क्षेत्रों में चले जाते हैं और वहाँ स्थायी रूप से या अस्थायी रूप से निवास करने लगते हैं। तो ये कुछ प्राकृतिक कारण हैं जिनकी वजह से मनुष्य ने प्रवास किया है और आज भी प्रवास करते हैं। ऐसे ही मौसमी प्रवास होता है। जैसे पर्वतीय क्षेत्रों की अगर बात करें तो हिमालय में जो गुज्जर, बकरवाल, गद्दी जो जनजातियां हैं वो मौसमी प्रवास करते हैं, जिसे ऋतु प्रवास कहते हैं, ट्रांस ह्यूमन्स, क्योंकि वो शीतकाल में अपने जो जानवरों को हैं वो घाटियों में ले आते हैं, क्योंकि बर्फ़ का जो है विस्तार हो जाता है, बर्फ़ गिरने लगती है, और जैसे ग्रीष्म ऋतु आती है वो अपने जानवरों को वापस पर्वतीय ढालों पर या ऊपरी भागों में ले जाते हैं। तो इस तरह का जो प्रवास है वो मौसमी प्रवास है। ये भी एक प्राकृतिक प्रवास का ही रूप है। इसी क्रम में अगर बात करें तो आर्थिक कारणों से जो है प्रवास बड़े पैमाने पर किया जाता है। हम जानते हैं कि रोज़गार की तलाश में जो है मनुष्य आज भी बड़े स्तर पर अन्य शहरों में या दूसरे देशों में भी जाता है। तो ये आर्थिक जो कारण है एक बड़ा प्रमुख कारण माना गया है, क्योंकि अधिकतर जो लोग हैं वो रोज़गार के लिए, रोजी रोटी के लिए अपना स्थान छोड़ते हैं। जैसे कि लॉकडाउन के दौरान ही हमने देखा, भारत की अगर बात करें तो भारत में बिहार, यूपी के जो लोग हैं वो अधिकतर गुजरात, महाराष्ट्र या दक्षिण भारत के राज्यों में मजदूरी करते हैं, रोज़गार करते हैं। लेकिन लॉकडाउन के दौरान उन लोगों ने उस स्थान को छोड़ दिया, क्योंकि कोरोना वायरस के कारण वहाँ सब जो है कार्यस्थल हैं या जो फैक्ट्रियाँ सब बंद हो गई थी, तो वो उनको मजबूरन वहाँ से जाना पड़ा, प्रवास करना पड़ा, क्योंकि वो रोजी रोटी के लिए वहाँ थे। लेकिन जब रोजी रोटी पर संकट हो गया तो पैदल ही वो लोग अपने घर के लिए चल पड़े। जैसा कि आपने टीवी के माध्यम से या समाचार पत्रों के माध्यम से देखा होगा, एक बड़े जन समुदाय में जिसमें बड़े बूढ़े, बच्चे, महिलाएं सब सम्मिलित थे। तो इस तरह आर्थिक कारणों में जो है मुख्यतः रोज़गार की तलाश में ही जो है मानव प्रवास करता है। अब जैसे कि हमने बताया कि बिहार और यूपी में जो है अधिकतर जो जनसंख्या है वो प्रवास करती है दक्षिणी राज्यों के लिए, क्योंकि वहाँ अधिक जनसंख्या होने के कारण जो है वहाँ रोज़गार के साधन नहीं हैं, या अपन ये कह सकते हैं कि संसाधनों की तुलना में वहाँ जनसंख्या का जो भार है वो अधिक है, इसलिए वो लोग प्रवास करते हैं। तो लोग जो हैं रोज़गार के लिए, जिससे उनका जो जीवन है अच्छा चल सके, या ये हम कहें कि जो उनका विकास है व्यक्तिगत रूप से उसमें बढ़ोतरी हो, इसलिए वो शहरों की ओर पलायन करते हैं। अगर भारत की बात करें तो गांवों से लोग शहरों की ओर अधिक प्रवास कर रहे हैं, क्योंकि रोज़गार के जो अवसर हैं वो अधिक हैं शहरों में, इसलिए नगरीकरण की जो प्रक्रिया है वो बढ़ रही है या नगरीकरण हो रहा है, क्योंकि नगरों में जो जनसंख्या है वो बढ़ रही है प्रवास के कारण। तो इसलिए रोज़गार के लिए ही जो है अधिकतर प्रवास किया जाता है। अगला जो कारण है उसमें है सामाजिक और कुछ सांस्कृतिक कारण हैं, जिनकी वजह से प्राचीन समय में भी बड़े स्तर पर प्रवास किया है। जैसे कि अगर बात करें यूरोप महाद्वीप में जो धार्मिक संकटों के कारण 16वीं और 17वीं शताब्दी के आसपास कई धर्मों के अनुयायियों ने वहाँ स्थान छोड़ा। जैसे कि यहूदी थे, उन पर अत्याचारों के कारण उन्होंने अपना जो स्थान था वो छोड़ा। ऐसे ही अन्य क्षेत्रों में भी इन धार्मिक कारणों के कारण बड़े पैमाने पर लोगों ने स्थान बदला है।
भारत और पाकिस्तान की बात करें तो 47 में जब विभाजन हुआ था तो बड़ी संख्या में हिंदू और मुसलमानों ने अपने अपने स्थान बदले थे, जो एक बड़े संख्या में स्थानांतरण हुआ था। लगभग 73 लाख हिंदू पाकिस्तान से भारत आए और लगभग 65 और 67 लाख के आसपास जो मुस्लिम है वो पाक में चले गए, मतलब पाकिस्तान चले गए। तो ऐसे ही अन्य जो स्थान है विश्व के, वहाँ भी धार्मिक और सांस्कृतिक कारणों से बड़े पैमाने पर परिवर्तन हुए हैं। इसके अलावा सामाजिक और सांस्कृतिक कारणों में कुछ लोग अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भी प्रवास करते हैं, जैसे कि ईसाई जो मिशनरी हैं उन्होंने अपने अपने जो उपनिवेश बना रखे थे वहाँ वो गए और अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया। भारत से ही अगर बात करें तो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए दक्षिण और पूर्वी एशिया के क्षेत्रों में श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया में यहाँ से गए हैं। तो धार्मिक प्रचार के लिए भी कुछ लोग प्रवास करते हैं। कुछ लोग आत्मिक शांति की खोज में ऐसे धार्मिक स्थलों पर जाके रहने लगते हैं या स्थान बदल लेते हैं। ऐसे ही जो कुछ क्षेत्र हैं धार्मिक, जैसे कि मक्का, मदीना, बद्रीनाथ, केदारनाथ, मथुरा, काशी, यहाँ काफ़ी लोग प्रतिवर्ष तीर्थ यात्रा करते हैं। तो वो एक तरह से असामयिक जो है प्रवास होता है, क्षणिक प्रवास होता है, दैनिक प्रवास मान सकते हैं या मौसमी प्रवास उसको हम कह सकते हैं। वो एक तरह का अस्थायी प्रवास है। इसके साथ ही सांस्कृतिक और सामाजिक कारणों में एक जो भारत में मुख्यतः देखने को मिलता है वो है कि शादी के बाद जो महिलाएं हैं वो अपना पैतृक निवास छोड़ देती हैं और अपने पति के घर रहती हैं। तो बड़े पैमाने पर महिलाएं जो हैं गांव से गांव में प्रवास करती हैं, क्योंकि यहाँ जो है पितृसत्तात्मक जो समाज है, तो शादी के बाद महिलाएं ही अपने पति के घर रहती हैं। तो उनका भी एक प्रवास में बड़ा योगदान है जो स्थानीय प्रवास में आता है। इसके अलावा राजनीतिक कारणों की वजह से भी बड़े पैमाने पर प्रवास हुआ भी है। अगर इतिहास की बात करें तो कई जो युद्ध हुए हैं या आक्रमण किए हैं या उपनिवेशों के लिए लोगों ने स्थान परिवर्तन किया। अगर इंग्लैंड की बात करें तो उसने उपनिवेश जो बसाए हैं पूरे विश्व भर में, वहाँ गए और वहीं वो वहाँ के निवासी बन गए। ऐसे ही भारत की अगर बात करें तो यहाँ मध्य एशिया से कई जो बर्बर जातियाँ आई यहाँ आक्रमण किया, जिसमें चंगेज़ खां, बाबर, गजनवी, गोरी, सिकंदर, जिसके कारण यहाँ के जो निवासी थे वो सुरक्षित स्थानों पर चले गए। तो युद्ध के कारण या अशांति के कारण भी प्रवास बड़े पैमाने पर हुआ है। आज की अगर बात करें तो अगर भूमध्य सागरीय जो देश है, सीरिया है, जॉर्डन है या अफ्रीका के कुछ देश हैं या मैक्सिको की बात करें, तो गृह युद्ध की स्थिति के कारण भी कुछ लोग स्थान परिवर्तन कर जाते हैं, वो अवैध रूप से दूसरे देशों में प्रवेश कर जाते हैं। तो इस तरह प्रवास के जो हैं ये मुख्य कुछ कारक हैं जिनकी वजह से ये प्रवास किया गया है। कुछ सरकारों ने अवैध प्रवास पर प्रतिबंध लगा रखा है, या यूँ कहें कि कुछ प्रवास से संबंधित नियम बना रखे हैं। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया ने श्वेत नीति बना रखी है, तो वहाँ केवल गोरे लोग ही जाके रह सकते हैं। ऐसे ही अमेरिका भी अपनी जो है आवर्जन नीति, प्रवास नीति में फेरबदल करता रहता है। कई बार जैसे कि चर्चा चलती है कि H1 जो वीज़ा मिलता है जो कामगारों के लिए, कभी उस पर वो रोक लगा देता है, कभी अनुमति देता है। तो इस तरह सरकारी जो नीतियां हैं इनकी वजह से भी जो है प्रवास पर प्रभाव पड़ता है। तो ये प्रवास के कुछ मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से मनुष्य प्रवास करता है। धन्यवाद।